नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस मामले में तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव यानी कि केटीआर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। केटीआर ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या स्वतंत्रता दिवस के उनके भाषण में महिलाओं के सम्मान का वास्तव में कोई मतलब था। केटीआर ने कहा कि अगर उसका कोई मतलब था तो मैं आपसे इसमें हस्तक्षेप करने और गुजरात सरकार के छूट आदेश को रद्द करने का आग्रह करता हूँ। केटीआर ने बलात्कार के दोषियों की रिहाई को गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ बताया। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप व उसकी बच्ची की हत्या के अपराध में सभी अदालतों से सजा पा चुके अपराधियों की भाजपा सरकार द्वारा रिहाई कैमरे के सामने स्वागत क्या अन्याय या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए महिलाएं पूछ रही हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को जेल से छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले की एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि एक धर्म के लिए भाजपा का पूर्वाग्रह ऐसा है कि क्रूर बलात्कार और हेट क्राइम्स भी क्षमा योग्य हैं। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी पर पलटवार किया और गुजरात सरकार के फैसले का बचाव किया है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने बयान जारी कर कहा कि ओवैसी मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की अधिकांश सरकारों ने अपने कई कैदियों को उनकी सजा में छूट दी है। गुजरात सरकार ने कुछ कैदियों को छूट दी, लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस अवसर का भी दुरुपयोग करके मुस्लिम समाज को भड़काने का अक्षम्य अपराध किया है। वो भूल जाते हैं कि गुजरात सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया है। उन्होंने कहा क्या देश भर में जो कैदी छोड़े गए उनमें मुसलमान शामिल नहीं हैं? क्या गुजरात के छोड़े गए इन कैदियों का अपराध यही है कि वो गुजराती हिंदू हैं? राजस्थान के जालौर में दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल की पिटाई से हुई मौत के बाद कांग्रेस में कई नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान की 12 नगर पालिका परिषद से कांग्रेस के 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। 12 नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के 25 पार्षद हैं और इसमें से 12 पार्षदों के इस्तीफे को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने इस्तीफे की कॉपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी और कहा कि राज्य में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले 12 अटरू सीट से कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल ने भी इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल को छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने इसलिए पीटा क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। सचिन पायलट ने कहा, जहां तक इस घटना की बात है ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में दलित, आदिवासी, असहाय के साथ ऐसा होता है तो जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है। पायलट ने कहा कि आज सरकार हमारी है, हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। हमें दलितों, आदिवासियों में ये विश्वास कायम करना पड़ेगा कि उनके साथ अत्याचार करके कोई भी नहीं बच सकता। व्यवस्था में जो कमियां हैं उसे बदलने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। एक और चुनावी सूबे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर रार देखने को मिली है। इस केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सूबे की कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आजाद को कुछ घंटे पहले ही प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आजाद ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य का पद भी छोड़ दिया है।
2 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में चुनावी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में आज़ाद का यह फैसला सियासी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आज़ाद के करीबी ने कहा कि आज़ाद का अपमान हुआ है क्योंकि वो सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की किसी कमेटी में उन्हें शामिल करना बेहद अजीब है। बता दें, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आज़ाद के खास माने जाने वाले विकार रसूल वानी को मंगलवार को ही नया अध्यक्ष बनाया है और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष। विकार रसूल वानी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं और हाईकमान ने उनकी पसंद को अहमियत थी, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद ने नाराज़गी जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गुलाम अहमद मीर के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी पाला बदल करने के बाद बिहार की सत्ता से बाहर हुई बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार को चुनौती देने वाला चेहरा राज्य बीजेपी में कौन होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में पोल खोल नीतीश कुमार रैलियां करने का भी फैसला किया गया। ये बैठक बेहद अहम रही और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। जासूसी जहाज के श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने के बाद चीन ने भारत की चिंता को लेकर कहा है कि इससे किसी देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही चीन ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष को जहाज नहीं रोकना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शोध के लिए हम्बनटोटा पहुंचा है। भारत की चिंताओं और जहाज आने में देरी के बारे में पूछे जाने पर श्रीलंका में बीजिंग के दूत क्यूए जेन होंग ने कहा कि मुझे नहीं पता, आपको भारतीय दोस्तों से पूछना चाहिए, शायद यही जिंदगी है। बता दें, श्रीलंका ने पहले भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद चीनी जहाज की यात्रा को टाला था, लेकिन बाद में यूटर्न लिया और जहाज को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दे दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया ने यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच भारत के रूस से तेल खरीदने की स्थिति को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है, क्योंकि नई दिल्ली अपने फैसले के बारे में रक्षात्मक नहीं रही और अन्य देशों को भी अपने लोगों के प्रति दायित्व का एहसास कराया। विदेश मंत्री ने कहा कि एक बार जब आप बहुत खुले तौर पर और ईमानदारी से बात रख देते हैं तो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। वो हमेशा इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये हो जाता है और आप इसके बारे में बहुत चालाक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आपने वास्तव में अपनी रुचि को बहुत सीधे तरीके से रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मेरी समझ ये है कि दुनिया कुछ हद तक इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि मेरे पास $2000 की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ये वो लोग नहीं हैं जो ऊर्जा की ऊंची कीमतों को वहन कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करना मेरा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनके लिए सबसे अच्छा सौदा कर सकूं। एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।